समर्थ लगातार प्रतीक की इंसल्ट कर रहा था, जिसे देखकर सलोनी को गुस्सा आ रहा था। उसने तेज आवाज में समर्थ को रोकते हुए कहा, समर्थ बस करो, रुद्र मेरा दोस्त है और तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरे साथ वो सब किया, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। सलोनी के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। वहीं समर्थ ने जब सलोनी की बातें सुनी तब उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसके चेहरे पर जलन थी। समर्थ को अब प्रतीक से जलन होने लगी थी। पार्थी और सलोनी दोनों प्रतीक की साइड ले रही थी, जिस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था। उसकी आंखों में जलन साफ साफ देखी जा सकती थी। अपनी मुट्ठी बांधे हुए उसने गुस्से से सलोनी की तरफ देखकर कहा, सलोनी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने इस इंसान को अपना दोस्त क्यों बना रखा है। इसे तो खोखली धमकी देने के अलावा और कुछ आता नहीं है। ये तो मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। इसे तो तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन तुम रुद्र को कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर तुमने उसे कुछ कहा तो उससे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, सलोनी ने गुस्से से कहा। यह सुनकर समर्थ का चेहरा गुस्से से उबलने लगा। वो यहाँ प्रतीक की इंसल्ट करने आया था, अपनी जीत की खुशी मनाने आया था, लेकिन यहाँ तो उसकी जीत ने जलन का रूप ले लिया था। गुस्से से तमतमाया हुआ समर्थ वापस से अपनी कार में बैठा और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। समर्थ के वहां से जाने के बाद सलोनी ने प्रतीक की तरफ देखा। तुमने देखा ना, समर्थ यहाँ तुम्हें नीचा दिखाने आया था। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो पता नहीं वो और क्या क्या करता और क्या क्या बोलता। सलोनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर प्रतीक कितना शांत क्यों था। वो चाहता तो एक ही बार में समर्थ का मुंह बंद करवा सकता था, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और समर्थ को बोलने दिया। प्रतीक के दिमाग में कब क्या रहता था इस बारे में समझ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सलोनी ने एक गहरी सांस लेते हुए प्रतीक को देखकर कहा, तुम इतने शांत क्यों थे? तुमने उसे अपनी इंसल्ट क्यों करने दी? उसे अभी जितना हवा में उड़ना है उड़ने दे रहा हूं। वो जितनी ऊपर उड़ेगा उतनी ही जोर से जमीन पर गिरेगा। लेकिन फिर भी तुमने 2-3 लाइन के सिवा और कुछ नहीं कहा। सलोनी की बात सुनकर प्रतीक हल्का सा हंसते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि समर्थ मुझसे डील कर सकता है? मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी समर्थ बहुत पागल इंसान है। तुमने आज ही देखा कि उसने क्या किया। क्या पता वो दोबारा से तुम पर अटैक करवा दे। तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, सलोनी ने फिक्र से कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इतना बोलकर प्रतीक ने रोल्स रॉयस की तरफ देखा जिसमें राघव शांति से बैठा हुआ था। राघव एक बार भी अपनी कार से बाहर नहीं आया। उस तरफ देखने के बाद प्रतीक ने वापस से सलोनी की तरफ देखा। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वैसे अगर तुम पार्थी से मिलना चाहती हो तो उससे मिल सकती हो। ये बोलकर प्रतीक ने अपने कदम राघव की कार की तरफ बढ़ा दिए। वहीं पार्थी ये सब अपनी खिड़की पर खड़ी होकर देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई थी, लेकिन समर्थ को अपने घर के आसपास देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। समर्थ इतना खतरनाक हो सकता था, ये पार्थी समझ गई थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो खुद को प्रतीक की फिक्र करने से रोक नहीं पाई। बाहर की तरफ देखते हुए पार्थी ने खुद से कहा, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। प्रतीक ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा, तो मुझे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए। और वैसे भी प्रतीक के सामने समर्थ इतनी देर टिक ही नहीं पाएगा। पार्थी अपने आप को दिलासा दे रही थी। उधर प्रतीक सीधे कार की पीछे वाली सीट पर बैठा और वो दोनों वहां से निकल गए। उनके कार के पीछे सलोनी खड़ी थी, जो हैरानी से प्रतीक की कार को जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। प्रतीक उसकी हेल्प लेना नहीं चाहता था और वो खुद को उसकी हेल्प करने से रोक नहीं पा रही थी। ये सोचते हुए सलोनी ने एक गहरी सांस ली। मुझे अब रुद्र की फिक्र नहीं करनी चाहिए, जो अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है। सलोनी जैसे ही अपनी कार में बैठी वैसे ही उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि उसे विवान कॉल कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। हेलो, तुम मिस्टर ओबरॉय से मिलने गई थी, क्या हुआ? क्या उसने तुम्हारी मदद ली? विवान ने फोन की दूसरी तरफ से पूछा। सलोनी ने उसे शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी कि इस तरह से यहाँ पर समर्थ आया था और वो प्रतीक की इंसल्ट कर रहा था। इतना सब हो जाने के बाद भी प्रतीक ने उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया। सलोनी की सारी बातें सुनने के बाद विवान ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। मिस्टर ओबरॉय जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर वो शांत है इसका मतलब उनके दिमाग में पहले से ही कोई ना कोई प्लान चल रहा होगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं फिर भी समर्थ पर नजर रखने वाली हूँ। उसने मेरे नाम का यूज किया है। मैं नहीं जानती कि मेरे नाम की वजह से कुछ इशू क्रिएट हो।
ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, लेकिन थोड़ा दूर रहकर ही। मुझे ये समर्थ ठीक आदमी नहीं लगता है। ये बोलते हुए विवान की आवाज में सलोनी के लिए फिक्र थी जिसे वो खुद भी फील कर सकती थी। सलोनी ने स्माइल करते हुए उससे थोड़ी और बातें की और उसके बाद वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक राघव के साथ कार में बैठा हुआ कहीं जा रहा था। वो शांति से कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अलायंस ग्रुप को हराने के बारे में उसने पहले ही प्लान कर लिया था, जिस वजह से उसने आज राघव को अपने घर बुलाया था। कार में शांति थी। कुछ देर की शांति के बाद प्रतीक ने अपनी आंखें खोली और राघव की तरफ देखते हुए कहा, राघव, मैंने तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? प्रतीक की बात सुनकर राघव कार ड्राइव करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मिस्टर ओबरॉय, मैंने कुछ लोगों से कहा है पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इस समय हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। और वो क्या है? अलायंस ग्रुप का हेड अमर सिंघानिया, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। उनका दूसरे देश में भी बिजनेस है। उनमें से एक सिक्योरिटी की कंपनी है जिसमें से करीब 30 लोग इस समय मुंबई में हैं, जिसका कोड नेम है ब्लैक हॉक। ये टीम सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में से थे और इनके पास एक्सेलेंट प्रोफेशनल क्वालिटी है। इतना बोलकर राघव थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर कुछ याद करते हुए आगे बोला, ये टीम अपनी कंट्री के लिए सर्व करती थी टेररिज्म के खिलाफ। हमारे पास बहुत से लोग हैं, उसके बाद भी इनका सामना करना काफी मुश्किल है। राघव को जब इस टीम के बारे में पता चला था तब वो खुद भी थोड़ा सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे डील करेगा इन लोगों से। ये लोग स्पेशली ट्रेन्ड थे फाइटिंग में, असैसिनेशन में और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में। ऐसी टीम से लड़ना काफी मुश्किल होने वाला था। पहले ये लोग टेररिज्म के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अब ये लोग खुद उसका पार्ट बन रहे थे। जब से राघव को पता चला कि अलायंस ग्रुप के पास आर्म्ड फोर्स हैं, तब से उसे थोड़ा अनईजी लग रहा था। वहीं राघव की सारी बातें सुनने के बाद प्रतीक ने कहा, इसका मतलब है कि वो लोग इस समय इसी शहर में हैं। हाँ, मैंने कहा है अपने लोगों को उन सभी को ढूंढने के लिए। राघव की बात सुनकर प्रतीक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अब समझ गया था कि आखिर समर्थ और बाकी लोगों में उसके खिलाफ जाने की इतनी हिम्मत कहां से आई। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमर सिंघानिया का हाथ था। किसी पेड़ को खोखला करना हो तो हमेशा उसकी जड़ पर वार करना चाहिए। प्रतीक ये बात समझता था, इसलिए छोटे मोटे लोगों को टारगेट करने के बजाय प्रतीक ने उनके बिग बॉस यानी अमर सिंघानिया पर ही निशाना साधना ठीक समझा। एक बार अमर उसके कंट्रोल में आ जाता तब वो खुद ही अपने चमचों से डील कर सकता था। प्रतीक जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। असल में प्रतीक को किसी ने कॉल करके अमर सिंघानिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था और ऑफिस पहुंचने से पहले प्रतीक को उससे मिलने के लिए जाना था। इसलिए प्रतीक ने ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया और टैक्सी से उस आदमी की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। प्रतीक को जहां उस अजनबी ने बुलाया था वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी और चारों तरफ पुरानी पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। प्रतीक ने देखा कि वो एक रिहायशी इलाका था। तभी प्रतीक को एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसकी नजर बहुत तेज थी और उससे भी तेज था उसका दिमाग। एक बिल्डिंग की छठी मंजिल पर खड़े एक स्नाइपर शूटर ने प्रतीक पर निशाना साधा। प्रतीक अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, प्रतीक सिर्फ 2 कदम पीछे हटा और पलक झपकते ही दूसरी गली में चला गया। अपना निशाना चूकते देखकर स्नाइपर शूटर चिल्ला पड़ा, ये कहां गया? क्या मेरा निशाना चूक गया? ये इम्पॉसिबल है। उसके साथ जो दूसरा आदमी खड़ा था वो भी हैरान था। तुम्हारा निशाना आज तक नहीं चूका, फिर ये क्या हुआ? बॉस को क्या जवाब देंगे? दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दूसरी तरफ प्रतीक भी हैरान था। वो कुछ सोच पाता कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा राघव का फोन था। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, राघव की चिंता भरी आवाज आई, सर आप ठीक हैं? प्रतीक उसके सवाल से हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ? राघव की आवाज में थोड़ी घबराहट और चिंता थी। एक शूटर ने मुझ पर निशाना साधा, पर मेरी कार बुलेट प्रूफ थी इसलिए मैं बच गया। पर अभी बंसल के बॉडीगार्ड का कॉल आया, उसने बताया बंसल को गोली लगी है, इसलिए मुझे आपकी चिंता हुई। प्रतीक ने जैसे ही सुना कि बंसल को गोली लगी है, उसने हैरानी से पूछा, क्या बंसल को गोली लगी है? ये क्या हो रहा है? यही तो पता नहीं चला अभी तक। मैं देखता हूँ। बंसल के साथ उसके बॉडीगार्ड थे और उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। प्रतीक ये सुनकर हक्का बक्का था। उसने कहा,
अच्छा, बाद में इस बारे में बात करते हैं, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। प्रतीक को अपनी चिंता नहीं थी, पर जब उसे पता चला कि नरेंद्र बंसल को गोली लगी है तो प्रतीक को बहुत दुख हुआ। नरेंद्र बंसल उसका वफादार साथी था। वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। वो जल्दी से टैक्सी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। टैक्सी में बैठे बैठे प्रतीक को ध्यान आया कि इसका मतलब जिसने भी उसे मिलने के लिए बुलाया था वो इस साजिश में शामिल था। प्रतीक अपने आप से ही सवाल करने लगा, ये सब क्या चल रहा है? मुझ पर और मेरे साथियों पर एक साथ हमला? अभी ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। प्रतीक को जानना था कि नरेंद्र की हालत कैसी है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल चला गया। प्रतीक जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा वो सीधा नरेंद्र बंसल के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि गोली कंधे पर लगी है, इसलिए जान को कोई खतरा नहीं है। पर प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। बंसल ने जैसे ही प्रतीक को देखा वो खुश हो गया और उसने कहा, सर, मैं बच गया, लेकिन मैंने पता किया है, ये सब अलायंस ग्रुप का किया हुआ है। ये सुनते ही प्रतीक की आंखों में खून उतर आया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नरेंद्र को प्रतीक की बात पर भरोसा था। वो जानता था कि अगर प्रतीक ने कोई बात कही है तो वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो जरूर कुछ करेगा। प्रतीक कभी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा। प्रतीक चुपचाप बैठा था पर उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था, तभी उसे एक कॉल आया। प्रतीक ने साइड में जाकर कुछ बात की और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कहा, लगता है कि इन सभी को बस बंसल के एक्सीडेंट का ही इंतजार था। उसने नरेंद्र से कहा, कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसने राघव को अपने साथ लिया और सीधे ओशन ग्रुप पहुंच गया, जहां सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे और नए चेयरमैन का चुनाव कर रहे थे। मगर प्रतीक ने वहां आते ही सबके सिर पर यह कहकर बॉम्ब फोड़ दिया कि जब तक नरेंद्र ठीक नहीं हो जाते तब तक ओशन ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी उसकी है। ओशन ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रतीक और राघव के आने से कोई खुश नहीं था। एक शेयर होल्डर ने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, माना कि नरेंद्र बंसल आपके दोस्त हैं और आपकी उनके साथ जान पहचान अच्छी है, पर आप इस तरह से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? ये सुनते ही प्रतीक ने एक नजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डाली और बिना कुछ कहे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ वाली कुर्सी पर राघव ने बैठते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मिस्टर बंसल ने मिस्टर ओबरॉय को बोर्ड की मीटिंग की चेयरमैनशिप सौंपी है तो आप लोग सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राघव को भी वहां पर देखकर खुश नहीं थे, पर वो जानते थे कि राघव का अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। राघव के इस सवाल पर सारे डायरेक्टर्स चुप थे। राघव ने एक बार फिर कहा, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से मिस्टर ओबरॉय का इंट्रोडक्शन दोबारा करवाना होगा। मैं आप सबको बता दूं कि बंसल ओशन ग्रुप में मिस्टर ओबरॉय सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। जैसे ही राघव ने बात कही, सब लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें राघव की बात पर विश्वास नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि एक बेतुका मजाक था। डायरेक्टर हर्ष बिंद्रा ने अपना सर हिलाया और अविश्वास के साथ बोला, मिस्टर राघव, क्या मजाक है ये? मिस्टर ओबरॉय ओशन ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर कैसे हो सकते हैं? आपने हमें बेवकूफ समझ के रखा है क्या? तभी एक लेडी डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मिस्टर राघव, आप भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। माना कि मिस्टर ओबरॉय नरेंद्र बंसल के दोस्त हैं, पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बंसल ओशन ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं? अगर ऐसा है तो ये बात हमें भी पता होना चाहिए ना, हम भी शेयर होल्डर्स हैं। इतना कहने के साथ ही वो लेडी प्रतीक की तरफ देखने लगी और सार्कास्टिक अंदाज में बोली, और हाँ मिस्टर ओबरॉय, माना कि मिस्टर बंसल के साथ आपके रिश्ते काफी करीबी हैं और उन्होंने आपको चेयरमैनशिप सौंपी है, पर आपको इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? राघव हैरान था कि ये लोग उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। हालांकि प्रतीक ओशन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, ये बात किसी को भी पता नहीं थी, पर राघव को विश्वास था कि जब वो इस बात का खुलासा करेगा तो वो लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे। उनके ऐसे बिहेवियर से राघव समझ गया कि सारे डायरेक्टर्स पहले से ही कुछ प्लान करके बैठे थे, पर राघव और प्रतीक इसी इरादे से मीटिंग में आए थे कि उन्हें सबको समझाना था और ये पता लगाना था कि आखिर कौन है जो अलायंस ओशन ग्रुप के साथ साठ-गांठ कर रहा था, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स बागी हो रहे थे। डायरेक्टर्स का इरादा कुछ और ही था और सब आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी डायरेक्टर हर्ष बिंद्रा ने सबको चुप कराया और बोला, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। इतना कहने के साथ ही वो राघव की तरफ मुड़ा और कहने लगा, देखिए मिस्टर राघव, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
मैं बस कहना चाहता हूँ कि अब हम ओशन ग्रुप का नया प्रेसिडेंट चुनने जा रहे हैं और इसके बाद हम अलायंस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम दोनों को जो कुछ कहना है बोलो। सच तो ये था कि हर्ष बिंद्रा पीठ पीछे अलायंस ग्रुप के साथ हाथ मिला चुका था, इसलिए उसे राघव से कोई डर नहीं था। राघव ने टेढ़ी नजर से हर्ष बिंद्रा की तरफ देखा। तभी प्रतीक ने बिंद्रा से तीखी आवाज में सवाल किया, अच्छा मिस्टर बिंद्रा, आप मुझे बताइए कि अलायंस ग्रुप ने तुम्हें कितना फायदा पहुंचाया है। ये सुनते ही बिंद्रा की आईब्रोज सिकुड़ गए और वो चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हम सब ओशन ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं और हमने साथ में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इसमें बुराई ही क्या है? अगर हम अलायंस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, दोस्ती निभाने के लिए नहीं आए हैं। तभी एक और अधेड़ उम्र के डायरेक्टर जिसका सर गंजा था, उसने बिंद्रा की बात को सही ठहराते हुए कहा, मिस्टर बिंद्रा सही कह रहे हैं, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, दोस्ती निभाने के लिए नहीं। हम अपना नुकसान नहीं उठा सकते। अगर हमें बिजनेस में कहीं और फायदा नजर आता है तो हम जरूर उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसमें तभी एक और डायरेक्टर जो कॉन्फ्रेंस टेबल के कोने में बैठा था, उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। आपको अपने खानदान का बिजनेस तोहफे में मिल गया, इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र बंसल ने क्या सोचकर आपको इस मीटिंग की चेयरमैनशिप दी है। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो सार्कास्टिक वे में उस डायरेक्टर का चेहरा देखकर मुस्कुराया। प्रतीक को समझ आ रहा था कि ये लोग अलायंस ग्रुप की भाषा बोल रहे हैं। ये लोग नहीं जानते थे कि प्रतीक ने कभी भी अपने खानदान के रुतबे का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी पहचान अपनी खुद की बनाई हुई थी। उसने आज जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया है। तभी राघव तेज आवाज में बोला, आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? राघव आगे कुछ कहता उससे पहले ही प्रतीक ने सधी हुई आवाज में कहा, मैं तुम लोगों से कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग सच में अलायंस ग्रुप के साथ कोलैब करना चाहते हो? एक साथ कई आवाजें आई, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तभी हर्ष बिंद्रा सबकी तरफ से बोला, हम अलायंस ग्रुप के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं और उनकी तरफ से ही हमें ये ऑफर मिला है। और हाँ, उनके जनरल मैनेजर समर्थ वाडिया को भी ओशन ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं और आप चाहें तो इस बारे में मिस्टर बंसल से बात कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टर्स ने भी बिंद्रा की बात पर हामी भरी। प्रतीक ने खुद को कंट्रोल किया और कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को अलायंस ग्रुप ने बहुत बुरी तरह से धमकाया है और आपके घर वालों की जान खतरे में है। मुझे नहीं पता था कि अभी कुछ दिनों पहले ही फॉरेन से आने वाले एक आदमी से आप लोग इतना डर गए। जैसे ही प्रतीक ने बात कही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठी लेडी डायरेक्टर, जिसने कुछ देर पहले प्रतीक पर सवाल उठाया था, हैरत से प्रतीक की तरफ देखा। वो काफी डरी हुई लग रही थी। बाकी लोग भी प्रतीक की इस बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सीक्रेट बात प्रतीक को कैसे मालूम चली। सच तो यही था कि जब नरेंद्र बंसल पर अटैक हुआ था तो अलायंस ग्रुप के कुछ लोगों ने ओशन ग्रुप के डायरेक्टर्स को धमकी दी थी और कहा था कि अगर वो सब उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन पर और उनके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। सबको डरा हुआ देखकर बिंद्रा बोल पड़ा, मिस्टर ओबरॉय, अपनी बकवास बंद करिए और इस तरह की बात हम अलायंस ग्रुप के खिलाफ नहीं सुनेंगे। वो असल में अलायंस ग्रुप के हाथ की कठपुतली बन चुका था और ओशन ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स को अलायंस ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए गेम खेल रहा था। प्रतीक ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर स्माइल करते हुए एक नजर वहां पर बैठे सब लोगों पर डाली और फिर आराम से बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर तुम लोगों को उनका इतना डर है तो मेरा डर क्यों नहीं है। प्रतीक की ऐसी बात सुनकर एक बार फिर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रतीक ने आंखों ही आंखों में राघव की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही राघव ने एक ब्रीफकेस टेबल पर रखा और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। उस ब्रीफकेस में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें ओशन ग्रुप के डायरेक्टर्स की कुछ पर्सनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन को ही अलायंस ग्रुप ने उन्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल किया था। राघव ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख दिए और सबसे कहा, सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स उठा लो। डॉक्यूमेंट्स देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। डॉक्यूमेंट पकड़ते हुए हर किसी के हाथ कांप रहे थे। प्रतीक मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अच्छी तरह से देख लो। राघव ने सार्कास्टिक वे में बोला,
जब तक आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ लेते तब तक कोई बात मत करिएगा। और याद रखिए, अलायंस ग्रुप जितना पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल मिस्टर ओबरॉय हैं। सबकी नजरें अपने डॉक्यूमेंट्स पर थी। किसी ने राघव की बात पर रिएक्ट नहीं किया, पर अब सबको लगा कि रुद्र ओबरॉय कोई साधारण आदमी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सांप सूंघ गया हो। सब सांस रोक के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर अलायंस ग्रुप से ये डॉक्यूमेंट राघव के हाथ में कैसे आए। डायरेक्टर बिंद्रा ने माथे का पसीना पोंछा और घबराई हुई आवाज में पूछा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहां से मिले? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम जो पीठ पीछे छुप छुप के अलायंस ग्रुप के साथ साठगांठ कर रहे हो वो मुझे नहीं पता है? इतना कहने के बाद राघव ने सबकी तरफ नजर डाली और बोला, अलायंस ग्रुप ने तुम्हारे परिवार वालों को किडनैप करने के लिए अपने लोगों को भेजा। तुम उसका विरोध करने के बजाय उसके तलवे चाटने लगे। मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये सब कुछ मैं खुद अलायंस ग्रुप से लेकर आया हूं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तुम उसी के खिलाफ अलायंस ग्रुप में चले गए। राघव जब डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अलायंस ग्रुप गया था तो उसे ब्लैक मैम्बा के फाइटर्स से मुकाबला करना पड़ा था। वो हैरान था कि ओशन ग्रुप के शेयर होल्डर्स इस तरह अलायंस ग्रुप के आगे बिक गए थे। राघव बहुत खुश था कि उसका बॉस इतना ताकतवर और टैलेंटेड था। प्रतीक कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हताश नहीं होता था, बल्कि पूरे जोश और होश के साथ डिसीजन लेता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेहरे लटके हुए थे। तभी उनमें से एक डायरेक्टर ने हिम्मत की और कहा, मिस्टर ओबरॉय, सच कहूं तो अलायंस ग्रुप बहुत खतरनाक है। हमारा ओशन ग्रुप के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था, पर हम लोग उनकी धमकियों को सहन नहीं कर पाए, और जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है वो हम सभी जानते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते तो न केवल हमारे बिजनेस को वो खत्म कर देता, बल्कि हमारे परिवार की जान खतरे में थी। प्रतीक ने गहरी सांस ली और सीरियसली कहने लगा, आप लोग सही हैं। मैं जानता हूं कि जब से ये समर्थ वाडिया अलायंस ग्रुप के साथ जुड़ा है, मुश्किलें बढ़ी हैं। अब जब तुम लोगों को सच पता चल गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग बात को समझोगे। तभी वो लेडी डायरेक्टर जो अभी तक प्रतीक के खिलाफ जहर उगल रही थी, उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे माफ कीजिएगा। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर मैं बहुत डर गई थी। उस लेडी को प्रतीक ने तो कुछ नहीं कहा, पर राघव ने सार्कास्टिक वे में कहा, मिस, पर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि आप सच में अलायंस ग्रुप की प्रशंसक हैं। क्या ऐसा नहीं है? तभी उस लेडी डायरेक्टर ने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं डर गई थी और मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। उस लेडी डायरेक्टर के साथ ही बाकी सब भी प्रतीक से मदद की गुहार लगाने लगे। उनके चेहरों पर राघव और प्रतीक से काफी उम्मीद दिख रही थी। दूसरी बात ये थी कि अब प्रतीक और राघव उनके पर्सनल सीक्रेट्स जानते थे, इसलिए उनके खिलाफ जाने का डायरेक्टर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि अगर अलायंस ग्रुप से ये लोग डॉक्यूमेंट वापस ला सकते हैं तो ये लोग अलायंस ग्रुप को हरा भी सकते हैं। राघव ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सब डायरेक्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अंत भला तो सब भला, तो अब सेलिब्रेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ओशन ग्रुप के खिलाफ नहीं जाएंगे। राघव की बात सुनकर डायरेक्टर्स खुश थे, पर तभी बिंद्रा ने ऊंची आवाज में कहा, एक मिनट मिस्टर राघव, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अलायंस ग्रुप छोटा ग्रुप नहीं है और आप जानते हैं कि उनकी ताकत कितनी बड़ी है। अब वाडिया ग्रुप के उनके साथ मिलने के बाद उनकी ताकत और बढ़ गई है। क्या आप श्योर हैं कि आप अलायंस ग्रुप को रोक सकते हैं? क्या अलायंस ग्रुप से ओशन ग्रुप बच पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। डायरेक्टर बिंद्रा की बात सुनते ही बाकी सभी डायरेक्टर्स राघव और प्रतीक की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। बिंद्रा को राघव और प्रतीक से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अलायंस ग्रुप के साथ साठगांठ कर चुका था। इसलिए उसने फिर कहा, मैं ओशन ग्रुप क्यों चुनूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि अलायंस ग्रुप इतना बड़ा है, और अभी भी मैं कह सकता हूं कि अलायंस ग्रुप ओशन ग्रुप को दिवालिया बना सकता है। ये कहते हुए उसने बाकी डायरेक्टर्स की तरफ देखा और फिर कहा, देखो, तुम लोगों को इस राघव से डरने की जरूरत नहीं है। मैं समर्थ वाडिया से खुद कहूंगा कि वो तुम लोगों की सिक्योरिटी देखे, और देखना, ये राघव हमारी हेल्प नहीं कर सकता। बिंद्रा की इतनी हिम्मत देखकर राघव को गुस्सा आ गया और वो धीरे से बड़बड़ाया, इसकी इतनी हिम्मत, ये आदमी अलायंस ग्रुप का गुणगान कर रहा है और साथ में इन लोगों को भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। इससे तो मैं। इतने में डायरेक्टर बिंद्रा अपनी सीट से खड़ा हो गया और उसने सबसे कहा, तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस में फायदा चाहते हो तो हमें अलायंस ग्रुप से ही मिलना चाहिए।
चलो सब लोग वहीं चलते हैं और ओशन ग्रुप के पास हमारे जितने शेयर्स हैं उन्हें अलायंस ग्रुप को बेच देते हैं। ओशन ग्रुप का क्या होगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अलायंस ग्रुप के सामने इस राघव की कोई औकात नहीं है और ना ही इस ओबरॉय की। उसकी बातें सुनकर राघव का खून खौल गया, लेकिन प्रतीक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? डायरेक्टर बिंद्रा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ओशन ग्रुप की हेल्प करोगे तो वो बच जाएगा? वो तब भी डूबेगा और अलायंस ग्रुप उसे डुबो देगा। मुंबई में आने वाला टाइम अलायंस ग्रुप का है, ये तुम्हें मानना होगा और मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकता। ना ही मैं राघव और नरेंद्र बंसल से डरता हूँ। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि उसकी नजर राघव के हाथ पर पड़ी, जिसने अपनी बाईं जेब में हाथ डाल दिया था। प्रतीक के एक इशारे पर राघव ने बिंद्रा को एक तरफ खींचा और उस पर गन तानते हुए धीरे से समझाया, मिस्टर ओबरॉय से पंगा मत लो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भड़काना बंद करो। ये लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन जारी रखेंगे। वहां पर बैठे सभी डायरेक्टर्स हैरानी से राघव की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि मिस्टर ओबरॉय इस तरह का इंसान हो सकता है। अलायंस ग्रुप के ऑफिस में अमर सिंघानिया अपने प्राइवेट रूम में बैठा था। उसके हाथ में शैंपेन का ग्लास था और चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और समर्थ वाडिया अंदर आया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने जो चाहा था वो हासिल कर लिया था। उसके आते ही अमर सिंघानिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गया कि उसने काम कर दिया था। इसलिए उसने समर्थ वाडिया की तरफ शैंपेन का ग्लास बढ़ाया और उत्साहित होकर बोला, वैसे वाडिया तुम कमाल हो। समर्थ जोर से हंसा और बोला, तुम भी कमाल हो। चीयर्स। दोनों ने चीयर्स किया और एक घूंट शैंपेन का लेने के बाद अमर सिंघानिया बोला, ओशन ग्रुप के डायरेक्टर्स की तरफ से फोन आया था, जैसा हमने कहा था उन्होंने वैसा ही कर दिया। कहने के साथ ही अमर सिंघानिया जोर से हंसा और बोला, मैं जानता था कि ये हो जाएगा। मैंने बस कुछ लोगों को उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए भेजा और उन्होंने हमें माई बाप बना दिया, बेवकूफ कहीं के। समर्थ वाडिया ने भी अमर सिंघानिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हे, ये आपने सही कहा। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग बहुत बेवकूफ हैं। फॉरेन में हम आसानी से किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यहाँ के कुत्तों को बस हड्डी डालो, वो लार टपकाते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपने सही कहा, कुत्ते को हड्डी दो और कुछ भी काम करवा लो। अमर सिंघानिया कुछ सोचने लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे समर्थ तुम काफी टैलेंटेड हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब ओशन ग्रुप की कमान हमारे हाथ में है, तुम बस इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये ग्रुप अब हमारा होगा। समर्थ वाडिया ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे तो उस दिन मजा आएगा जिस दिन ओबरॉय ग्रुप पर मेरा राज होगा। कहते हुए समर्थ के चेहरे पर प्रतीक के लिए नफरत साफ झलक रही थी। तभी अमर सिंघानिया ने उसे टोकते हुए कहा, ये तो सोचना भी मत। कहते हुए अमर सिंघानिया ने एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर दिया और दांत पीसते हुए बोला, ओबरॉय ग्रुप मेरा होगा और उन्हें तो मैं खुद अपने इस हाथों से खत्म करूंगा। अमर ने गुस्से में खाली ग्लास जमीन पर पटक दिया और मुट्ठियां भींच ली। समर्थ वाडिया अमर सिंघानिया की ओबरॉय के लिए उसकी नफरत जानता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ूंगा। अच्छा, मुझे याद आया, जब ओशन ग्रुप गया था तो मुझे वहां पर प्रतीक और राघव मिले थे। मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि नरेंद्र बंसल अभी हॉस्पिटल में है और वो मीटिंग नहीं कर सकता, तो उसने रुद्र ओबरॉय को मीटिंग की चेयरमैनशिप सौंपी थी। ये कहते हुए समर्थ के चेहरे के भाव बदल गए और वो नफरत से बोला, वैसे मुझे लगता नहीं है कि रुद्र ओबरॉय किसी काम का है, वो बस चापलूसी करना जानता है, इसलिए नरेंद्र बंसल को खुश करने के लिए चला गया। उसे खानदानी बिजनेस मिल गया तो अब वो आंखें दिखा रहा है। पता नहीं वो ओबरॉय ग्रुप में मैनेजमेंट कैसे संभालता है, इसलिए मुझे लगता है कि वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे बाहर फेंक दिया होगा। अमर सिंघानिया हंसने लगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो नरेंद्र बंसल अभी तक जिंदा क्यों है और ये रुद्र ओबरॉय की औकात क्या है। वो तो उसके दादा ने उसे अपनी प्रॉपर्टी दे दी और कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उसके सांठ गांठ कर ली।
जिस पर वो अकड़ दिखाता है, वरना वो कर ही क्या सकता है। समर्थ ने कहा, अकड़ बहुत है उसमें, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है उसने। ये कहते हुए समर्थ वाडिया की आंखें सिकुड़ गई और वो बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि वो मुझसे भीख मांगे, पर मैं उसे माफ नहीं करूंगा और उसकी औरत को हासिल करके रहूंगा। कितना मजा आएगा देखना, एक दिन एक तरफ पार्थी और दूसरी तरफ सलोनी मेरी बाहों में होगी। कहते हुए समर्थ के होठों पर हवस भरी स्माइल थी। अमर सिंघानिया जानता था कि समर्थ वाडिया एक नंबर का औरतबाज था, इसलिए उसने उसकी इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की और मुद्दे की बात पर आया। उसने कहा, समर्थ, मैं जानता हूं कि ये रुद्र ओबरॉय कुछ नहीं है, पर राघव उसका दायां हाथ है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें उससे सावधान रहना होगा। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ प्लान करो, क्योंकि एक वही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहते हुए अमर सिंघानिया जैसे कुछ सोच में पड़ गया। समर्थ भी कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद अमर सिंघानिया बोला, राघव बहुत खतरनाक है और उसका अंडरवर्ल्ड के साथ नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तभी समर्थ ने कहा, वैसे जब ये ओशन ग्रुप हमारे कब्जे में आ गया है, तो इस राघव की ताकत भी कमजोर पड़ेगी, क्योंकि उस पर नरेंद्र बंसल का भी हाथ था। समर्थ की बात से अमर सिंघानिया को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ यही करेंगे। चलो फिर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ओशन ग्रुप चलते हैं। अमर सिंघानिया की बात सुनकर समर्थ वाडिया ने आलस दिखाते हुए कहा, देखो अमर, मैं अभी बाहर से आया हूँ और थोड़ा थका हुआ हूँ। अभी थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। वैसे भी एक खूबसूरत मॉडल के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, इसलिए तुम चले जाओ। मैं बस इंतजार करूंगा कि तुम ओशन ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में मुझे जल्द से जल्द जानकारी भेजो। ये कहते हुए समर्थ वाडिया ने अपने होठों पर जीभ घुमाई और अमर सिंघानिया की तरफ आंख मारी। उसकी इस हरकत से अमर सिंघानिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा। अमर को समर्थ वाडिया से नफरत हो रही थी। वो मन ही मन बोला, अगर इस आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं इसे दूध में गिरी मक्खी की तरह अभी बाहर फेंक देता। कमीना साला, औरतबाज कहीं का। अगर ये अभी मुंबई में नहीं होता तो मैं ओशन ग्रुप की चेयरमैनशिप खुद ही ले लेता। ये सब सोचते हुए अमर सिंघानिया ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और बाहर चला गया। कुछ ही देर में उसकी कार ओशन ग्रुप की तरफ निकल पड़ी। लगभग आधे घंटे में वो ओशन ग्रुप की बिल्डिंग में था। धूप का चश्मा पहने वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसका एक बॉडीगार्ड उसके पीछे था। वो लिफ्ट से सीधा ओशन ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा। उसने देखा कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर गैलरी में बॉडीगार्ड्स की एक पूरी लाइन खड़ी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे शीशे के थे। अमर सिंघानिया की नजर जैसे ही अंदर टेबल की तरफ गई, उसने डायरेक्टर्स के चेहरे लटके हुए देखे। चेयरमैन की कुर्सी पर कोई बैठा था, जिसका चेहरा अमर सिंघानिया नहीं देख पाया। वो सीधा अंदर चला गया। उसे देखते ही प्रतीक ने अपनी रोलिंग चेयर को घुमाया और शाही अंदाज में बोला, ओह, तो तुम अमर सिंघानिया हो। अमर सिंघानिया ने कर्कश आवाज में कहा, हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी नजर राघव पर पड़ी। उसे देखते ही अमर सिंघानिया को कुछ शक हुआ। उसने प्रतीक से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो। प्रतीक ने होठ बंद किए ही स्माइल किया, तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा। तुम शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ही अलायंस ग्रुप के मालिक हो ना। हालांकि अमर सिंघानिया भी प्रतीक को जानता था, पर इससे पहले उनकी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए उसने प्रतीक को नहीं जानने का नाटक किया। क्या तुम मेरी इंक्वायरी कर रहे थे। प्रतीक ने अमर सिंघानिया को सर से पांव तक एक बार घूरा। ओह, इंक्वायरी। अमर सिंघानिया समझ गया था कि प्रतीक थोड़ा अलग था, क्योंकि अलायंस ग्रुप का असली मालिक अमर सिंघानिया है। उसने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। बहुत कम लोग उसकी असलियत जानते थे। अलायंस ग्रुप एक इंटरनेशनल लेवल का ग्रुप था और सबको सिर्फ ये पता था कि अमर सिंघानिया अलायंस ग्रुप का मैनेजमेंट संभालता है। पर प्रतीक ने उसके बारे में इतनी गहरी जानकारी हासिल कर ली थी, तो ये साफ था कि प्रतीक की पहुंच बहुत आगे तक थी। अमर सिंघानिया ने कुछ सोचते हुए प्रतीक से पूछा, तो तुम ही रुद्र ओबरॉय हो। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है। अमर सिंघानिया ने अपने अंदर चल रही हलचल को छुपाते हुए कहा, अगर तुम मुझे पहचान ही गए हो तो तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए काफी
एक्साइटेड था और मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, पर सामने वाला मुझसे लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तुम्हें क्या लगता है,